and good morning. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 1, the fundamental unit of life cell, class 9 biology. Second part. In first part, I have already explained you who discovered the cell, unicellular and multicellular organism. In second part, I will explain you prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes organism have primitive and old इनकम्प्लीट सेल. देखो प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं? जिन ऑर्गेनिज्म की जो जिन ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो इनकम्प्लीट होता है, प्रिमिटिव होता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं? जो साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस है वो डिफाइन नहीं होता, अनडिफाइंड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड. एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. उसके बाद है यूकैरियोट्स. दिस ऑर्गेनिज्म हैव एडवांस्ड एंड अ कंप्लीट सेल. देखो जो यूकैरियोट्स होता है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट सेल होता है. दिस सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई. देखो इनकी जितनी भी सेल ऑर्गेनील्स होती हैं या और भी जो सेल ऑर्गेनील्स होती हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंड अदर सेल्यूलर ऑर्गेनील्स. ये जो यूकैरियोट्स जो सेल होता है वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है. उसके बाद देखिए जो सेल होता है उसका जो शेप होता है वो भी डिफरेंट होता है और साइज़. The shape and size of cell. The shape of cell may be variable or fixed. देखो जो सेल का जो शेप होता है वो वेरिएबल भी होता है. वेरिएबल का मतलब होता है इरेगुलर, जो चेंज होता रहता है, और फिक्स्ड जो चेंज नहीं होता. जैसे कि आपको एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताऊँ, जो अमीबा होता है उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहता है, इरेगुलर शेप होता है. ठीक है. और जैसे वाइट ब्लड सेल ये भी होता है. लेकिन ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फिक्स्ड होता है. जैसे एक पैरामीशियम होता है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है फिक्स्ड होता है. वेरिएबल और इरेगुलर शेप अकर इन अमीबा. देखो जिसका इरेगुलर शेप होता है, चेंज होता रहता है शेप, वो अमीबा होता है. और जो WBC वाइट ब्लड सेल होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड सेल में, तो ये भी चेंज होता है, इसका शेप भी जो है वो वेरिएबल होता है. ल्यूकोसाइट्स आर स्फेरिकल इन द सर्कुलर ब्लड. देखो जो ल्यूकोसाइट होता है मतलब जो WBCs होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है. फिक्स शेप ऑफ द सेल अकर इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखो जिसका शेप जो है फिक्स्ड होता है. बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनका जो शेप होता है फिक्स्ड होता है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग यूग्लिना एंड पैरामीशियम. यूग्लिना जो है वो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है यूग्लिना में. ठीक है. और जो पैरामीशियम होता है वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है. तो देखिए जिसमें ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है तो ये पैरामीशियम होता है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर. द सेल में बी डाइवर्स शेप सच एज पॉलीहेड्रल. पॉलीहेड्रल किसको बोलते हैं? जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, जैसे 8, 12 एंड 14 साइड्स. स्फेरिकल एग ऑफ मैनी एनिमल्स. स्पिंडल शेप. देखो ऐसे बहुत सारी शेप होती है जिसकी स्फेरिकल शेप होती है, जैसे कि जो एग होता है एनिमल का उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है. स्पिंडल शेप जो हमारे स्मूथ मसल सेल होते हैं उनका जो शेप होता है वो किस तरह का होता है? स्पिंडल शेप का. ये लाइक दिस, ये स्पिंडल शेप होती है इसकी. मैं आपको अभी पिक्चर शो कर रही हूँ. तो देखिए जो ये ह्यूमन स्पर्म होता है इसका देखो जो शेप होता है, साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है. जो एपिथेलियल सेल होता है ये भी हमारा देखो शेप और साइज का जो है वो डिफरेंट होता है. लीवर सेल है. और देखो ये देखिए मसल सेल जो स्पिंडल शेप का है. ये जो नर्व सेल है वो ब्रांच शेप का है और इलोंगेट है काफ़ी. तो ये जो सेल है उसका जो शेप है और साइज़ है वो डिफरेंट होता है. इलोंगेटेड नर्व सेल. जो नर्व सेल होता है वो काफ़ी इलोंगेटेड होता है, काफ़ी लंबा होता है हमारी बॉडी का. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया कि जो हमारा बॉडी का लॉन्गेस्ट जो सेल होता है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है? नर्व सेल. द साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम द वेरी स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया टू द वेरी लार्ज एग ऑफ द एनिमल ऑस्ट्रिच एग. देखो जो सेल का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, वो वेरीज करता है. बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, और ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है. जैसे एक ऑस्ट्रिच एग है तो उसका जो साइज़ है वो 18 सेंटीमीटर होता है.
अब देखिए सेल्स के कुछ फीचर्स होते हैं जो हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल का जो सबसे मेन कॉमन जो फीचर है वो क्या है, हर एक सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर जो इसमें एक सेंटर में होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो भी इसमें लिक्विड पार्ट भरा रहता है, सॉरी, जो भी इसमें लिक्विड पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड पार्ट है ना, ये मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये हर एक सेल के अंदर कॉमन होते हैं। ये 3 कंपोनेंट जो है वो 3 हर एक सेल में कॉमन होते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कि सेल का जो सबसे बाहर बाहर जो सेल का सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर जो सेंटर में होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो लिक्विड पार्ट भरा होता है उसमें उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्ट ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट। जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब किसमें होती है, साइटोप्लाज्म करता है और न्यूक्लियस वगैरह करता है। तो जो भी उसको चारों तरफ से जो बाउंड करके रखता है वो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। देखो जो सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो प्लांट सेल, जो एनिमल सेल होता है ना, उसका आउटर मोस्ट लेयर है ये, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल में वो तो सेल वॉल है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है एनिमल सेल में वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। वो मैं आपको और डिफ्रेंशिएट आगे कराऊंगी। The outermost layer of the cell that separate the contents of the cell from its external environments is called plasma membrane और cell membrane। देखो जो हमारे सेल का जो कवरिंग होती है, जो हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उसको सेपरेट करता है। देखो ये जो इन्वायरमेंट है इसने किसको सेपरेट किया हुआ है, और जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों चीज़ को सेपरेट किसने किया है, सेल मेम्ब्रेन ने या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। The plasma membrane permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है यही परमिशन देता है, यही परमिट करता है कि किस जो मटेरियल है उसको किसको अंदर आना है और किसको बाहर निकालना है। तो जो एग्जिट और परमिट जो करने में हेल्प करता है सेल में वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और ये काफ़ी सारे जो मटेरियल्स हैं उनको मूवमेंट में भी प्रिवेंट करता है। ड्यू टू दिस फंक्शन सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए हम जो सेल मेम्ब्रेन होता है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को सेलेक्ट करता है जो उसके लिए, जो सेल के लिए जो सही है तो उनको वो क्या करेगा, परमिट करेगा। अदरवाइज वो जैसे कि जर्म्स वगैरह है, पैथोजेंस वगैरह, तो उसको एंटर करने में वो क्या करेंगे, बैरियर बन जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसीलिए है क्योंकि ये कुछ मटेरियल्स को सिलेक्ट करता है। फिर उसके बाद देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ लिविंग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक क्या है, लिविंग है, थिन है, डेलिकेट, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है, काफ़ी थिन होता है और डेलिकेट होता है। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है या फिर ब्रेन है या फिर हमारा हार्ट है वो एक डेलिकेट ऑर्गन है, तो वैसे ही जो हमारे सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो काफ़ी डेलिकेट है, इलास्टिक है, और वो किस चीज़ में हेल्प करता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। डिफ्यूज़न, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। देखो जितनी भी गैस होती है जैसे ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस का मूवमेंट होता है सेल में, जैसे कि सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीजन का इंटेक होना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, तो ये सब कौन करवाता है, कौन सा प्रोसेस से जाता है, डिफ्यूज़न से। ठीक है, डिफ्यूज़न के मूवमेंट से जो गैस है उसका एंट्री होगा और एग्जिट होगा। देयर इज़ अ spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where is लो कंसनट्रेशन। देखो जो गैस का या फिर वाटर का जो मूवमेंट होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है कि वो हाई कंसनट्रेशन से, जहाँ पर गैस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो वहाँ से मूवमेंट करेगा, और किस साइड जाएगा, जहाँ पे कंसनट्रेशन कम होगा। और कब तक वो मूवमेंट करता रहेगा, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम ना हो जाए, जिसमें दोनों साइड कंसनट्रेशन जो है वो इक्वल ना हो जाए। तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी और वो आई होप आपको वो क्लियरली हो जाएगा। फिर देखिए डिफ्यूज़न, जैसे कि ये एक फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है,
ठीक है। फिर इसमें जो ऑक्सीजन है, जैसे कि उसको एंटर करना है, तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, उसकी कंसंट्रेशन अंदर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जो ऑक्सीजन है वो जब अंदर आएगी तो वो ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई है आउटसाइड इन्वायरमेंट में, और जो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो लो है। तो मैं इसको एरो को बता रही हूँ, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो इसका मतलब लो कंसंट्रेशन है। तो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होगा वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। वो कैसे होगा मूवमेंट? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और कब तक वो मूवमेंट करता रहेगा? फिर वैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो गई, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है और बाहर कम है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जो गैस का मूवमेंट होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? डिफ्यूज़न से, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगी। सम सब्सटेंस एज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ सेल्यूलर वेस्ट। देखो जो सेल का जो वेस्ट होता है, जैसे कि हमारी बॉडी का भी जो अगर गैसियस में देखा जाए तो हमारी जो बॉडी का वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली सी बात है सेल का भी जो वेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्यूमुलेट इन हाई कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल। देखो जब वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह हो गई, तो वहाँ पे जो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो वेस्ट मटेरियल है, तो मतलब वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. तो जो बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, किसके कंपैरिजन में? सेल के अंदर के कंपैरिजन में, ठीक है। देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउटसाइड अ सेल। carbon dioxide move out from a region of high concentration to a region of low concentration आउटसाइड द सेल। तो जो सेल का जो मूवमेंट होगा, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो देर इज अ डिफ्यूजन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल, के जो डिफरेंस है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है इनसाइड और आउटसाइड। देखो जो सेल के अंदर है कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की वो तो हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। और जो बाहर है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है सेल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लो कंसंट्रेशन है। फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, और कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे मूवमेंट कर रहा है सेल से और बाहर जा रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो वैसे ही जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जो ऑक्सीजन है वो भी वैसे एंटर करेगी कि ऑक्सीजन जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और जो सेल में जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो कम है। तो जो ऑक्सीजन जो है उसका जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। तो जो भी गैसियस का जो एंट्री होगा और एग्जिट होगा सेल के अंदर या फिर बाहर, तो वो कौन से प्रोसेस से होगा? डिफ्यूजन से। और डिफ्यूजन में क्या होता है? जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है या फिर जो गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट करता है। फिर देखिए मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगी। देखिए गैसियस का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? लो कंसंट्रेशन है। तो देखो इसका जो मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या है? डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन। ये देखो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी, तो जो मूवमेंट हुआ मॉलिक्यूल का वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में चला गया। और इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूवमेंट करते हैं। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जैसे लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर, ठीक है। उसके बाद मैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस अब आपको एक्सप्लेन कर। फिर देखना है ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो CO2, और ऑक्सीजन का जो होता है वो है O2। तो देखो वाटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है H2O। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन
through a selectively semi permeable membrane to a region of low वाटर कंसनट्रेशन। देखो जो ऑस्मोसिस है वो भी सेम प्रोसेस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मूवमेंट होना, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूज़न में और ऑस्मोसिस में डिफरेंस यही है कि डिफ्यूज़न जो है वो गैसियस का मूवमेंट होता है, और जो ऑस्मोसिस होता है उसमें वाटर का मूवमेंट होता है, लेकिन सेम वही है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, फिर देखना है आपको, देखो यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि सेल है, फॉर एग्जांपल एक सेल है, और यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है वाटर की, सॉरी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये वाटर है H2O, ठीक है, और सेल के अंदर जो कंसनट्रेशन है वो कम है, लो कंसनट्रेशन है, तो जो वाटर की जो कंसनट्रेशन है आउटसाइड द सेल वो हाई कंसनट्रेशन है। एरो का अगर अपवर्ड है तो इसका मतलब कंसनट्रेशन हाई, और अगर डाउनवर्ड है तो कंसनट्रेशन लो। तो जो वाटर का मूवमेंट है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूवमेंट करेगा सेल में। तो कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से। ठीक है, अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है सेल में या फिर सेल से बाहर जा रहा है तो वो कौन से मूवमेंट से? ऑस्मोसिस से। और अगर गैसेस का मूवमेंट हो रहा है तो वो डिफ्यूजन से। what will happen if we put an animal or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? देखो अगर हम क्या करें, आपको एक एग्जांपल दिया है कि प्लांट का जो सेल है उसको एक सॉल्यूशन में डालें, या तो शुगर वाटर सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है, या तो नमक के पानी में या फिर चीनी के पानी में हम डाल रखेंगे उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, और इसमें क्या है, इसमें एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है, ये डाल दिया, तो फिर क्या होगा, 3 इवेंट्स वुड अकर। तो 3 जो इवेंट्स है वो हो सकते हैं, या फिर ये तो या तो हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक या फिर आइसोटोनिक। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाई वाटर कंसनट्रेशन। देखो अगर कोई मीडियम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम है, मैं बिकर बना रही हूँ आपको, ये क्या है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, मीडियम है एक, तो इसमें जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो हाई है, ठीक है। फिर है देन द सेल, और इसमें एक सेल पड़ा है, प्लांट सेल, और उसमें जो वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो लो है। देखो आपका जो मीडियम है, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन है, उसमें जो वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो हाई है, और जो सेल है उसमें जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो है लो। द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो बाहर का हमारा जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट है, काफ़ी पतला है, ठीक है। तभी तो वाटर की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, हाँ, वो कम कंसनट्रेशन है, तो डाइल्यूट है। वाटर मूव्स इनटू द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो देखो जो कंसनट्रेशन है मीडियम में वो हाई है, और जो सेल है उसमें कंसनट्रेशन लो है, तो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो फ्रॉम मीडियम से, और वो सेल में मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। देखो मैं इसको एरो से वो कर रही हूँ, फ्रॉम, क्योंकि हाई कंसनट्रेशन है यहाँ पे, तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाएगा, ठीक है। और कौन से प्रोसेस है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर का मूवमेंट हो रहा है। वाटर मूव्स पास फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू अ selectively permeable membrane. The overall result is that water enter the cell and thus the cell is swell up। देखो वाटर जो है वो मीडियम से, हाई कंसनट्रेशन से बाहर से और सेल के अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो जो वाटर है उसमें सेल में चला जाएगा वाटर, तो सेल फिर क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सेल है, जो वाटर है वो कंसनट्रेशन जो है उसकी हाई हो जाएगी, तो फिर सेल क्या होगा, स्वेल अप होगा। फिर देखना है नेक्स्ट, उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको हाइपोटोनिक क्या है कि जिसमें बाहर मीडियम की जो कंसनट्रेशन है वाटर की वो बाहर मीडियम में ज़्यादा हो और सेल में कम हो, फिर जो मूवमेंट होगा वो मीडियम से और सेल में जाएगा, और सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन द मीडियम इज़ लो। देखो एक मीडियम है, जैसे कि एक बिकर बना रही हूँ कि यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है मीडियम की वो वाटर की लो है, देखो मैं एरो से डिनोट कर रही हूँ कि ये क्या है, लो है, ये एरो से, ठीक है। फिर क्या है, देन द सेल, और एक यहाँ पे सेल है, तो सेल में जो कंसनट्रेशन है वो हाई है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो मीडियम की में जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो लो है। देन द सेल दैट सोल्यूशन इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड। तो सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड है, काफ़ी गाढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है वो जो बाहर कंसनट्रेशन है वाटर की वो क्या है, लो है।
तो अंदर जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड है। देन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो फिर इससे क्या होगा, वाटर का जो मूवमेंट है, क्योंकि सेल में क्या है, हाई कंसनट्रेशन है, तो हाई कंसनट्रेशन से वो लो कंसनट्रेशन में जाएगा। तो सेल का, और कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। अ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल से बाहर मूवमेंट कर रहा है वाटर का, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिविंग द सेल इज मोर देन एंटर इट, दस द सेल विल श्रिंक। तो फिर देखो, जब वाटर जो है वो सेल से और बाहर आ रहा है, तो फिर सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है कि सेल में जा रहा है वाटर, तो सेल क्या होगा, स्वेल होगा, ठीक है, स्वेल्ड हो जाएगा। और जो सेल से बाहर निकल रहा है वाटर, किस में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मैं आपको इसको पिक्चर में भी दिखाऊंगी, फिर वो ज़्यादा एक्सप्लेन, मतलब ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ़ द वाटर कंसनट्रेशन इन द मीडियम इज एग्जैक्टली सेम एज द सेल। देखो, जैसे कि यहाँ पे जो मीडियम है उसमें जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो भी सेम है, और जो सेल है इसमें रखा हुआ है उसकी भी कंसनट्रेशन जो है वो सेम है, ठीक है, सेम है। फिर क्या होगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो फिर सेल मेम्ब्रेन से कोई मूवमेंट नहीं होगा। किसका मूवमेंट नहीं होगा, वाटर का, क्योंकि वाटर दोनों जगह क्या है, सेम कंसनट्रेशन है। सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज टर्म्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो ऐसे सोल्यूशन को जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता वाटर का, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, द साइज ऑफ सेल विल स्टे द सेम, तो देखो उसका जो साइज होगा सेल का वो सेम रहेगा, स्टे सेम लिखा ना यहाँ पे, स्टे सेम क्यों, क्योंकि जो वाटर का जो मूवमेंट है वो कुछ नहीं होगा, जो वाटर का मूवमेंट है वो सेम रहेगा एज इट इज़ दोनों में। तो आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, और आइसोटोनिक को मैं एक बार इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाइपरटोनिक इसको बोलते हैं कि जो ये हमारा मीडियम है और ये सेल है, तो जो वाटर का मूवमेंट है वो अंदर से एक्सटर्नल से इंटरनल जा रहा है सेल में, ठीक है, और सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और कौन से मूवमेंट्स होगा, ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर का मूवमेंट हो रहा है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि एक हमारा मीडियम है जो लेस कंसनट्रेटेड है, और एक इसमें सेल रखा है, तो जो मूवमेंट होगा वो सेल से और मीडियम में जाएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से, और जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं कि जिसमें मीडियम की कंसनट्रेशन भी सेम रहती है वाटर में, वाटर की, और सेल में भी वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो सेम रहती है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, सेम रहेगा, सेल का जो साइज़ है वो सेम रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं अब आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। तो देखिए ये है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो वाटर है उसको मूवमेंट सेल में जा रहा है, तो सेल जो जब सेल में जाएगा तो सेल क्या होगा, स्वेल होगा, देखो लिखा है यहाँ पे। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई मूवमेंट नहीं होगा वाटर, क्योंकि जो सेम कंसनट्रेशन है सेल के अंदर भी और बाहर भी, वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो सेम है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो हमारा जो सेल का जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल रहेगा, साइज जो है वो सेम ही रहेगा। उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या है कि जिसमें सेल के अंदर जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, तो जब वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर से और बाहर जाएगा, क्योंकि सेल में कंसनट्रेशन वाटर की ज़्यादा है, तो इससे जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Endocytosis. The cell is also enabled to engulf and food and other material from its external environment because of the flexibility of cell membrane. Such processes are called endocytosis. Endocytosis. Amoeba obtain its food through such process. देखो इसमें क्या होता है, देखो ये अमीबा के अंदर भी होता है कि जो सेल है, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो फूड है वो फूड भी एंगल्फ हो रहा है, और उसके साथ साथ दूसरा मटेरियल भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल में जा रहा है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें फूड भी एंगल्फ होता है, उसके साथ साथ दूसरा मटेरियल भी जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जो एंडोसाइटोसिस होता है ये काफ़ी कॉमन है अमीबा में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो नेक्स्ट पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी।